Welcome to Krishna Coaching. I, Sachin Goel, welcome you today in the session of Indian Contract Act, and the topic is void agreements. Void agreements. जी हाँ, सेक्शन 24 to 30 बेसिकली सेक्शन 24 से 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि वॉइड है, जिसमें हमने 24 नंबर को पहले भी एक बार डिस्कस किया कि एन एग्रीमेंट ठीक है which is not having any consideration is void, and if there is illegal consideration then also it is void. Okay, तो 25, 26, 28, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब void agreements हैं. ठीक है जी. और इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, इवन कि साथ में एक दो चीजें और जोड़कर पढ़ाया जाएगा. I would like to share my screen with you people so that I can show you the contents, and here is content in front of you. ये देखिए, तो ये हमारे सामने आ गया है बेयर एक्ट. I hope you can see this. Okay, तो बेयर एक्ट जो है उसमें एग्जैक्टली वर्ड्स दिए होते हैं. ठीक है, क्या लेजिस्लेचर ने लॉ सेट किया है. ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है सेक्शन 23, 24, जहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ये देखिए, ये 19 के बाद 23 बात करता है इलीगल ऑब्जेक्ट, इलीगल कंसिडरेशन के बारे में. अगर ऑब्जेक्ट इलीगल है या कंसिडरेशन इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड. क्लियर? ओके. और फिर उसके बाद आ जाता है 24. अब देखते हैं 24 क्या बोलता है. 24 बात करता है कि एग्रीमेंट इज वॉइड इफ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स लॉफुल इन पार्ट. 23, 24 ये बात करते हैं. ठीक है, कि अगर एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें आप मुझे जो दे रहे हैं वो आधी चीज तो लीगल है, आधी इलीगल है. क्लियर? तो अगर तो उनको अलग अलग किया जा सकता है तो वैलिड वाला पोर्शन वैलिड रहेगा, वॉइड वाला, गलत पोर्शन इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा. पर अगर वो मिले इस तरह से हुए हैं हिस्से दोनों कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा. ये था 23, 24. अब हम सीरियसली डिस्कस करेंगे 24 के बाद का. ठीक है, 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ठीक है, फ्री का एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं होता. ठीक है, और इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं 25 की. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. इसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो ये हैं. ये वैसे 3 नंबर लग रहा है आपको, वैसे 4 बन जाएंगी इसकी. क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इस रूल की? बहुत सिंपल सा रूल है, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. बट there are some agreements, there are some contracts where there is in reality no consideration, but even then they are valid. आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा. ठीक है, यानी कि एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. इसकी सारी इलस्ट्रेशंस भी हम स्टडी करेंगे. ओके, लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट. ये देखिए, सेक्शन 2G कहता है कि वो एग्रीमेंट, ये देखिए, वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड है. अगर एक एग्रीमेंट को आप कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करवा सकते, इसका मतलब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है लॉ की नजरों में. सेक्शन 10 कहता है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. क्लियरली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा कि ये वाले एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे. क्लियर? और ये सब एग्रीमेंट्स वॉइड है. पहले तो आ जाओ 23 और 24 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट दोनों में से एक या दोनों ही अगर अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट इज वॉइड. फिर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये आज का मेन टॉपिक रहेगा. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. फ्री का एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं होता. मैंने कहा नीतीश को, नीतीश मैं तुम्हें मूवी दिखा के लाऊंगा, आज आपको रात के 9 बजे पिक कर लूंगा आपके घर से, पर गया ही नहीं पिक करने. क्या वो मुझ पर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या था,
ये सोशल एग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। फिर 26 है मैरिज का, ये देखते जाओ यहाँ पर चार्ट में देख लीजिए सभी, ठीक है। ये देखो 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। 20 देखिए एग्रीमेंट्स ऑफ विच कंसिडर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, वो तो गया 23 24, ठीक है। और ये वाले सारे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी से एग्रीमेंट कर लेते हो कि मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगा, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड, क्लियर। अगला एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आपको रोका जा रहा है कि इस शहर में या इस शहर के उत्तरी हिस्से में आप डॉक्टर का काम खोलकर नहीं बैठेंगे, समझ में आया, या फिर कोई भी इस तरह का बिजनेस, बदले में आपको इतने रुपए हम देंगे, ठीक है, तो वो वैलिड है, लेकिन उसकी लिमिट्स है, किस हद तक वो वैलिड है, ओके। और अगली चीज है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये क्या चीज है, लॉ अपने रास्ते चल रहा है, किसी को सजा सुनानी है, केस चालू हो गया, उस केस को रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट, उस केस को आगे ना चलने देने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एग्रीमेंट्स वॉइड है, क्लियर। और आगे चलते हैं, कमिंग ओवर टू सेक्शन 29, एग्रीमेंट्स विच आर अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस, अगर क्लियर ही नहीं है कि जो वो कह रहे हैं उसका मतलब क्या निकल रहा है, कि तुम मुझे 1 लाख दो, मैं तुम्हें इतनी शानदार गाड़ी दूंगा कि वो मेरी फेवरेट कार है, क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है, मैं अपनी फेवरेट कार तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, गलत, ये वॉइड है, क्लियर नहीं किया कौन सी कार, बाद में कह दूं मेरा मन तो अपने घर में खड़ी हुई खटारा फिएट है, वही मेरी फेवरेट है, समझ में आया। और जो आदमी ये समझ रहा है रोज में जो गाड़ी चला रहा हूं जरूर सर की फेवरेट है, तभी वो रोज इसी गाड़ी को चलाते हैं, अनक्लियर बात की ना, अनसर्टेन बात की ना, एग्रीमेंट वॉइड, क्लियर। और फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है वो कौन कौन सी है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, मैं नहीं बताऊंगा आप बताओगे, मैं पहले बता रखा है वेजर क्या होता है, देखते हैं कौन पहले जवाब देगा, कम ऑन, व्हाट इज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, सेक्शन 30, देखते हैं कौन बताएगा, व्हाट आर वेजरिंग एग्रीमेंट्स, कम ऑन नितेश, पढ़ा हुआ आपने पहले, वेजरिंग एग्रीमेंट कोई बताएगा, हरमन आपको कराया हुआ मैंने पहले, हरमन, प्रवास, स्नेहा, 2 बार बताए हुए हैं, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर क्या है, आजकल वो क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, है ना, आज कौन सा मैच है, कौन आईपीएल चल रहा है ना, आज कौन सा मैच है, पंजाब का हो गया, आप में से कोई क्रिकेट मैच देखता है, अच्छा बिग बॉस देखते हो, बिग बॉस, कम ऑन बच्चों बोलो, जी सर, हेलो, बिग बॉस, यस सर, बिग बॉस देखते हो, हाँ जी सर, कौन बोला, प्रवास बोला, सर हरमन, हरमन, हरमन क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच, आईपीएल देख रहे हो आजकल, हाँ जी आईपीएल, सर, कभी-कभी। सर आजकल तो नहीं देख रहे हैं, आजकल पहले नहीं, देखता था। पहले देखते थे, अच्छा बिग बॉस में इस बार आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, सर निक्की तो बोली, क्या नाम बोला, सर निक्की, निक्की, चलो, और जो जीत जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, अब कुछ नाम होता होगा उस पोस्ट का, टाइटल देते हुए कुछ, मैं नहीं देता, मुझे इससे पता नहीं, बताना, फर्स्ट प्राइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, या बिग बॉस ऑफ सीजन सर डैश विनर, ऑफ, क्या बोलते हैं, विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14 13। ऑफ बिग बॉस सीजन, है ना। अब हरमन कहता है कि निक्की जीतेगी, लड़की है ना, हाँ जी सर, फिर ठीक है, मैं कहीं लड़का हूं, मैं नहीं देखता बिग बॉस, मुझे पता नहीं है, हरमन ने बोला कि निक्की जीतेगी, और मेरे सामने एक लड़का बैठा है नितिश, नितिश कहता है ये कोई नाम है, निक्कर जैसा तो नाम है, निक्की तो पक्का नहीं जीतेगी, हरमन कहता ओए ये क्या बात है, जब मैंने बोल दिया आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ बिग बॉस, मैं हर इसका सीजन देखता हूं, देख रहा निक्की जीतेगी, क्लियर।
कहता लगी शर्त, लगी शर्त, कितने कितने की, 500 की। अगर निक्की जीत गई तो नीतीश 500 रुपए देगा हरमन को, अगर निक्की हार गई तो हरमन 500 रुपए देगा नीतीश को। लगी शर्त, निक्की हार गई। अब बताओ, क्या हरमन को 500 रुपए नीतीश को कोर्ट के हिसाब से देने होंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नो सर, क्यों? नो सर। क्यों? शर्त लगी थी, शर्त लगी थी ना, लगी सर थी कोई नहीं सा लगी थी? रिटर्न तो है नहीं था सर। रिटर्न कर लिया था यार, वैसे रिटर्न करना जरूरी नहीं होता। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, नोवेयर इट इज रिटन, कहीं नहीं लिखा कि एग्रीमेंट का लिखा जाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और कॉन्ट्रैक्ट में भी इन राइटिंग, और वैसे आपने लिखा था। चलो अब बताओ, पैसे देने पड़ेंगे हरमन को या नहीं? जल्दी बोलो हरमन, हरमन देने पड़ेंगे या नहीं? जल्दी बोलो हरमन, क्या हुआ? पैसे के नाम पे फिसड्डी हो गए आप तो। 500 रुपए की बात है, बोलो। सर पता नहीं सर। देने पड़ेंगे? सर नहीं देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि है तो गैम्बलिंग ही एक तरह से, सट्टा है, वो तो गलत है, क्या ये वॉइड है। सट्टा है? क्या ये पैसा सट्टा लगाना है? तो सट्टा ही होता है। यस सर। पहले बता दूं, गैम्बलिंग इन पब्लिक प्लेस इज एन ऑफेंस, पर उन्होंने पब्लिक प्लेस पे नहीं किया। ठीक है, चलो इसको बात को छोड़ दो, ये गैम्बल ही नहीं है। ये क्या है? एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। गैम्बलिंग में क्या होता है, इतने का भाव मिलेगा, इतने गुना मिलेगा। समझ में आया? नो डाउट जो ये शर्त है ये भी एक प्रकार का गैम्बलिंग का ही फॉर्म है, ये एग्जैक्टली पर गैम्बलिंग नहीं होता। समझ में आया? इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और शर्त लग गई दो दोस्तों में, अगर इंडिया जीत गया तो इतने रुपए एक्स देगा, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो इतने रुपए पाकिस्तान देगा। समझ में आया? तो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इलीगल नहीं है। क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी हरमन और नीतीश को? नहीं। शर्त लगाना इलीगल नहीं, मगर शर्त का पैसा एक इंसान से वसूल करने के लिए क्या कोर्ट जा सकते हो? नहीं, नहीं जा सकते, क्यों? ये एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्लियर? बिकॉज दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड। कहां लिखा है? सेक्शन 30। फिर आता है सेक्शन 56। तुम मुझको चांद लाके दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। कोई कैसे चांद लाकर देगा? क्या चांद खिलौना है? नहीं, पर मैं ला सकता हूं, बताओ कैसे। अंजलि ने मुझे बोला मुझको चांद लाके दो, मैं ओके, आई हियर बाय सेड, आज से चांद अंजलि का हुआ, रख लो। 2 पैसे जो बताए हुए थे मैं ला दिया। ठीक है, और अब दिखाई भी दे रहा है साहब। ठीक है, रियलिटी में इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट भी वॉइड है। क्लियर? अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए। चलो आज हम इस टॉपिक करेंगे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर किसी से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि एक आदमी एक्स है और एक आदमी वाई है, एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक्स ने कहा वाई को कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, ठीक है, जैसे ही तुम 80 साल के हो जाओगे। ये एक्स और वाई की एज क्या है? 20 साल, 20 साल। वो कहता मैं तुम्हें 20 साल की उम्र में ये कह दिया कि मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा? एक्स देगा वाई को, कितने देगा? 50,000 रुपए। कब देगा? आफ्टर, चलो, when he is of 80 years of age। क्लियर? प्रोवाइडेड, क्यों देगा? कि वाई कभी भी मैरिज नहीं कराएगा। अगर वाई किसी से शादी ना कराए तो वो 50,000 उसको मिलेंगे जब वो 80 साल का हो जाएगा। क्लियर? और दोनों ने बोल दिया यस, मगर 4 दिन बाद वाई को लगा मैं गलत फैसला करके आ गया,
मात्र 50,000 के लिए अगले 60 साल तक शादी ना करवाना, ये क्या समझदारी है? क्लियर? तो अब बताओ, इनके बीच का एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, शादी से रोकना। क्लियर? ओके। और 50,000 एक्स ने पहले दे दी और कहा इसलिए दे रहा हूं तुम शादी मत करवाना, और बाद में बात करता है शादी का कार्ड छपवा लिया भाई ने, क्या एक्स उनकी शादी रुकवा सकता है? नहीं। ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है और ये वॉइड है। पर अगर एक पार्टी उसमें से माइनर है तब ये वैलिड है। हम चाहते हैं माइनर बच्चों की, छोटे बच्चों की शादी ना हो। क्लियर? और ये जो रिस्ट्रेंट है इट में भी जनरल और पार्शियल दोनों हो सकते हैं, कि तुम शादी जो है वो 2012 में नहीं करवाओगे, आज 2020 चल रहा है, ठीक है, और कहते तुम 2026 में शादी नहीं कराओगे, उससे पहले के 4-5 साल में कराओगे, उसके बाद करा लो, ये वैलिड है। ठीक है, तो जनरल भी हो सकता है रिस्ट्रेंट और पार्शियल भी हो सकता है। अब एक केस हुआ लव वर्सेस पियर्स 1768। एक लेडी थी मिसेस कैथरीन लव। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी, देखो जी, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ कोर्ट्स, अदरवाइज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लव वर्सेस पियर्स, पूरा नाम था मिसेस कैथरीन लव। ठीक है, और एक आदमी ने कैथरीन लव को प्रॉमिस किया कि वो शादी नहीं करेगा किसी से भी अदर देन दैट लेडी एंड वुड पे हर। जो आदमी है एक्स, वो लव को 2,000 पाउंड देगा अगर वो कभी किसी से शादी कर लेता है। ठीक है जी। इफ ही मैरिड समबडी एल्स was was held to be against public policy। समझिए इस बात को। एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, और अगर तुमसे शादी नहीं हुई मैं किसी से कभी शादी नहीं करूंगा, अगर मैं किसी और से कर लेता हूं तो जैसे तुम्हें पता चले तुम मेरे पास आओ, शर्त लग गई है, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगा। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। क्लियर? और a penalty upon remarriage may not be considered as a restraint of marriage। क्लियर? लेकिन अगर रीमैरिज के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है, कि दोबारा शादी करें तो इतनी पेनल्टी देनी होगी, तो ये क्या होगा? ये पेनल्टी वॉइड है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। केस था राव रानी वर्सेस गुलाब रानी 1942 केस। एक ही आदमी, एक सेठ था, उस एक आदमी की 2 पत्नियां थी, 1 मैन 2 वाइफ्स, और उनके नाम थे दोनों पत्नियों के राव रानी और गुलाब रानी। एक बूढ़ी थी, दूसरी यंग थी, दोनों की आपस में बनती नहीं थी, दोनों सौतन थी एक दूसरे की। क्लियर? और सेठ की डेथ हो गई, तो दीज को विडोज, ठीक है, दोनों परेशान हो गई। ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कोविडोज, इन्होंने एग्रीमेंट किया हम दोनों में से जो भी सेकंड मैरिज करवा लेता है, ठीक है, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा मरे हुए पति की प्रॉपर्टी पर, जैसे ही रीमैरिज कोई भी दोनों में से कराती है। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। वेट, अब ये वाला जो रिस्ट्रेंट है, क्या ये वैलिड रिस्ट्रेंट है? और is not a restraint on right of remarriage। ये रेस्ट्रेंट जो है, इट इज नॉट अ रेस्ट्रेंट ऑन द राइट ऑफ रीमैरिज। ठीक है, क्यों? ऑल्टरनेटिवली उसकी प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम दोनों एंजॉय कर रही है। उसने कंडीशन सिर्फ ये लगाई है कि तुम अगर दोनों में से कोई जो पहले शादी करे किसी और से, उसका
महीने की पेंशन वगैरह आनी बंद हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे। तो ये कंडीशन जो है ये गलत नहीं है, नॉट अ सब्जेक्ट ऑन राइट ऑफ रीमैरिज। फिर ये था हमारा एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ मैरिज। अब हम करने जा रहे हैं एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 19 संविधान का जो है वो हर प्रकार के लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को करने की परमिशन देता है इंसान को। और ये वाला जो फंडामेंटल राइट है, इट कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ बाय एन इंडिविजुअल बाय एन एग्रीमेंट। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता ये वाला अधिकार। तो एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, वेदर जनरल और पार्शियल, अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड, इज वॉइड। जो एक रोक लगाई गई वो रोक इनवैलिड है, वो गलत है, पुलिस उसको फाड़ देती है। ऐसे अगर कुछ बाहर लगा के रखा हो कोई पोस्टर इस तरह का, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया? एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेदर जनरल और पार्शियल। ठीक है, जनरल जनरली अगर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है या पार्शियल लगाई है तो वो सब अनक्वालिफाइड है। ठीक है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेदर जनरल और पार्शियल। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट बनता है जो कि अगेंस्ट ट्रेड है, ठीक है, फिर चाहे वो रुकाव जनरल है या पार्शियल है, अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड, कुछ भी हो, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो पहला केस इसके ऊपर आया वो था मधुब चंद्र वर्सेस राजकुमार। दो आदमी थे, गेट और ग्रिल बनाने का काम करते थे, राइवल शॉपकीपर्स थे, दोनों चाइना में काम करते, गेट की वेल्डिंग वाला काम था। और फिर एक ने दूसरे को कहा कि अगर हम कंपटीशन अंत कर दे, तुम अपना बिजनेस बंद कर दो, तो तुम्हें मैं घर बैठे इतने रुपए दूंगा। बी एग्रीड, बी ने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। द pay a sum of money to A, the plaintiff, if he would close his business in that locality. जहां पर कंपटीशन में दुकान खोल रखी है, कहता है यहाँ से दुकान बंद कहीं और खोल लो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। क्लियर? ए ने उसकी बातें सुनी, उसको अच्छी लगी और उसने दुकान का एड्रेस चेंज कर दिया, मगर फिर डिफरेंट कहता है जा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, ए sued him, ए ने उस पर केस किया फॉर मनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर? कि ए sued him for money। क्यों फॉर हिम फॉर मनी क्यों है? ठीक है, ए accordingly did so but B the defendant refused to pay। B agreed to pay a sum of money to A the plaintiff। ठीक है, ए और बी राइवल शॉपकीपर्स थे चाइना में। बी ने माना कि वो कुछ पैसे देगा, बड़ी रकम देगा, अगर प्लेंटिफ इफ ही वुड क्लोज हिज बिजनेस, कि कौन अपना काम बंद कर देगा? ए ने काम बंद कर दिया, ये सोच के बी पैसे देगा, लेकिन बी ने मना कर दिया। ठीक है, ए ने केस कर दिया बी के ऊपर। बी ने ये कहा कि ये एग्रीमेंट तो वैलिड ही नहीं है। अगर वैलिड है साइन क्यों किया? ठीक है, एज इट इज हिट बाय सेक्शन 27। ठीक है जी। और ए मेड द फॉलोइंग टू प्लीडिंग्स आल्सो। इस केस में मधुब चंद्र वाले में क्या हुआ? ए ने कहा बी जिसने रेस्ट्रिक्शन इंपोज की है, ठीक है, तुम दोबारा काम नहीं करोगे ये वो, और यहाँ से दुकान अपनी उठा के ले जाओगे, तो वो खुद अपने ही फैसले के बाहर नहीं जा सकता, कैन नॉट टर्न बैक। दूसरा, ये कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन उठा कि एक्स के कहने पर वाई ने किसी चीज को यस बोला, मगर उसने लॉ तो नहीं कर रखी थी वाई ने, तो ये जो कंडीशंस लगी, ठीक है, ये जायज नहीं है। समझ में आया? एक्स के कहने पर अगर वाई ने काम बंद भी कर दिया तो क्या है, वाई दोबारा खोल सकता है? हाँ, खोल सकता है। एक्स और वाई और जेड ने मिलकर काम किया था, जेड अब रिच है, वाई अब पुअर है, तो क्या एक्स जेड के साथ काम कर सकती है? आंसर इज एक्स जेड से काम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है जी। द क्वेश्चन बिफोर कलकत्ता हाई कोर्ट वाज हु कैन रेज ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 27, कि जिसके कहने पर एग्रीमेंट हुआ है, क्या वही उसका फायदा उठा के कह सकता है कि एग्रीमेंट वॉइड है? ठीक है, क्वेश्चन देखो कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कहती है।
objection or plea of restraint can be taken by either side or both sides. Section 27 is not for the protection of any party but for the sake of public money. सुनो ध्यान से, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, सिविल लॉज में, सब में एक नियम है, जो कोर्ट जाता है उसके हाथ साफ होने चाहिए. वन शुड अप्रोच द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. ध्यान से सुनिएगा, Those who demand equity should do equity. आपने पैसे उधार लिए, उस इंसान के पैसे वापस नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि इसने मेरा जो काम करना था किया नहीं. यहां गलत कौन कर रहा है? गलत तो आप कर रहे हो, आप पैसे नहीं दे रहे हो. समझ में आया? तो जो कोर्ट से न्याय मांग रहा है, पहले उसे खुद को, जो कोर्ट से न्याय मांग रहा है, कोर्ट कहती है पहले तुम खुद खरे उतरो. समझ में आया? अपने वादे के हिसाब से चलो. एक आदमी और कॉन्ट्रीब्यूटरी या दोनों तरफ से अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोर्ट कभी भी किसी एक पार्टी की तरफ फैसला नहीं देती. इफ यू वांट द हेल्प ऑफ कोर्ट, अगर आप न्याय चाहते हो, पहले न्याय आपको खुद को करना होगा. ठीक है. उसने कहा, यहां पर एक आदमी मेरे पास आता, कहता दुकान बंद कर दे, 50,000 दूंगा. मैंने दुकान बंद कर दिया, 50,000 नहीं दे रहा. कहता ये वाले कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होते हैं. क्या उसको उसी के रॉन्ग का फायदा मिलना चाहिए? शुड वन गेट द एडवांटेज ऑफ द रॉन्ग कमिटेड बाय हिमसेल्फ? रूल तो कहता है नो, पर कोर्ट ने क्या बोला? कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है द ऑब्जेक्शन ऑफ प्ली ऑफ रेस्ट्रेंट कैन बी टेकन बाय ईदर साइड. दोनों में से कोई भी बोल सकता है. क्यों? ये किसी एक पार्टी को बचाने के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है. क्लियर? और ए प्लीडेड दैट द रिस्ट्रेंट इन क्वेश्चन वाज ओनली पार्शियल इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड दैट सच रिस्ट्रेंट्स हैड बीन अपहेल्ड इन इंग्लिश लॉ. इंग्लिश लॉ में पार्शियल रिस्ट्रेंट इज वैलिड रिस्ट्रेंट. लेकिन ये जो ट्रेड वाला पॉइंट है ना, यहां पे ये नहीं चलता. जस्टिस काउच कहते हैं इन सेक्शन 28 द वर्ड एब्सोल्युटली हैज बीन यूज्ड बट नॉट इन सेक्शन 27. ये देखते हैं बेयर एक्ट. बेयर एक्ट में कहीं पर भी एब्सोल्युटली वर्ड यूज नहीं हुआ, जबकि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो है 28, उसके अंदर वर्ड यूज होता है एब्सोल्युटली. ठीक है जी. ये देखिए, एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली. लीगल प्रोसीडिंग्स से पार्शियली रोकने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पूरी तरह से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. समझे? लेकिन ट्रेड करने से, कारोबार करने से, रोजी रोटी कमाने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड है, फिर चाहे वो पार्शियल रेस्ट्रेंट है या फुल रेस्ट्रेंट है. समझ में आया? तुम अपनी दुकान एक दिन छोड़ के एक दिन खोलोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा. 1 लाख रुपए बंदे ने ले लिए. अब क्या वो उसको मजबूर कर सकता है कि एक दिन दुकान खोलो एक दिन बंद रखो? आंसर इज नो. क्लियर? चले आगे और आगे चलते हैं. 28 में एब्सोल्युटली वर्ड यूज हुआ है, पर 27 में कहीं, यानी कि पार्शियल रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड अगर एग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है, तब भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. क्लियर? देखिए 27 पूरा बिरट पढ़ते हैं. एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन. कानूनी काम करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. ठीक है. ट्रेड करने से रोकने का एग्रीमेंट भी वॉइड है. बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट भी वॉइड है. क्लियर? इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड. ठीक है. तो जिस हद तक भी रोका जा रहा है वो सब वॉइड हो जाएगा. ओके. सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुड, ये एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? जब आप अपनी कंपनी का नाम यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी को करते हो, जैसे कि बहुत बड़ी दुकान है, मान लो जैसे दिल्ली में अग्रवाल स्वीट्स के नाम से बहुत बड़ी दुकान है. चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे गोपाल स्वीट्स और सिद्धि स्वीट्स दो बड़ी दुकानें हैं. अब गोपाल स्वीट्स ने कहा एक आदमी को कि अगर तुम मेरे नाम से बेचोगे माल तो ज्यादा बिकेगा, तुम भी अपनी दुकान का नाम गोपाल्स कर दो, मैं तुम्हें फ्रेंचाइजी देना चाहता हूं. ठीक है. तो मोहाली में एक आदमी ने गोपाल स्वीट्स का फ्रेंचाइजी ले ली. अब उसमें कंडीशन ये थी कि अब मोहाली में किसी और को फ्रेंचाइजी गोपाल स्वीट्स नहीं देगा. क्या ये कंडीशन सही है? आंसर सही है. क्लियर? और गोपाल स्वीट्स वाला ने भी लगा दी कि अब तुम गोपाल स्वीट्स के बैनर के अंदर काम करोगे, ये ना हो हमारे ग्राहकों से हाय हेलो जब सबकी हो गई फिर तुम उनको दूसरे ब्रांड का नाम का माल बेचो.
अब आप किसी और ब्रांड का माल नहीं बेचोगे, सिर्फ गोपाल का ही मिठाइयां बेचोगे, ये सही है? तो ये एक्सेप्शन होगी, ठीक है। ये कहते हैं वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। गुडविल क्या है? मनी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ही मे एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस। सेम बिजनेस नहीं करेगा जिसे नाम खरीदा है, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। वो कहेगा दुनिया में कहीं पर, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर ने काम किया और मैंने उसे पहले लिखवा लिया था, नौकरी छोड़ने के बाद आप दुनिया में कभी भी कुछ भी पढ़ाओगे नहीं, दुनिया में कभी भी कुछ भी कब नहीं पढ़ाओगे। ये क्या हो गया? बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्ट, इसलिए इनवैलिड है। अगर रीजनेबल है कि उसके बाद 3 महीने तक चंडीगढ़ में आप सेम कोर्स अकेले या किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाओगे, ये वैलिड है। समझ में आया? तो विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business there, provided that such limits appear to quote reasonable, लिमिट रीजनेबल होनी चाहिए, रिगार्डिंग हैड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। और कितनी लिमिट या टाइम? मेरे पास कोई जॉब कर रहा है मैनेजर, मैं कहता हूँ 6 महीने तक मेरे किसी राइवल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करोगे, वैलिड है? समझ में? आप इसके बाद कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम नहीं करोगे, ये इनवैलिड है, ये गलत है। क्लियर? तो उसका वैलिड, वाजिब होना भी जरूरी है। और चलते हैं आगे, ये देखिए आप अब जस्टिस काउच वाली ये बात हो गई। सेक्शन 27 कवर्स नॉट ओनली एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन बट आल्सो पार्शियल। अगर पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ए वाज नॉट अलाउड टू रिकवर एनी अमाउंट। अब केस हुआ खेमचंद मानिकचंद वर्सेस दयालदास बासरमल। एक एग्रीमेंट हुआ कि एक मिल को 3 महीने बंद रखा जाएगा 1 साल में। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, गलत है। ओके, दो राइवल मिले थी, उन्होंने कहा कि भाई तुम 3 महीने तुम बंद रखो, 3 महीने मैं बंद रखा करूंगा, ये गलत है। देन मोहम्मद वर्सेस ओना मोहम्मद इब्राहिम कि दोनों बीफ बेचा करते थे। एग्रीमेंट हुआ एक दिन 14 दिन तक मोहम्मद बेचेगा और अगले 14 दिन ओना मोहम्मद इब्राहिम बेचेगा, ठीक है जी। और 1 महीने में 14 दिन बांट लिए, एंड द अदर फॉर, ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। क्लियर? फिर डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ क्या है? ट्रेड के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, फिर चाहे पार्शियल हो या टोटल हो, ठीक है, ये इंग्लैंड पर क्या होंगे? वॉइड, और इंडिया में भी होगा वॉइड, वॉइड इन बोथ द कंट्रीज। क्लियर? सेम पोजीशन है कि रेस्ट्रेंट ऑन ट्रेड में भी पार्शियल में भी टोटल, द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। और आगे चलते हैं, एक फर्क है बस, वो क्या? In England, a restriction will be valid if it is reasonable. पर यहाँ पर reasonability नहीं देखी जाती। यहाँ क्या होता है? It will be valid if it falls within any of the statutory or judicially created exceptions which are as under. ठीक है? अगर जुडिशरी द्वारा क्रिएट की गई या फिर स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर द्वारा की गई किसी पॉइंट में आता है, तब पार्शियल रिस्ट्रेंट या टोटल रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड का एग्रीमेंट वैलिड होगा। अब दोनों को डिस्कस करते हैं, एक तो जुडिशियली क्रिएटेड एक्सेप्शन और एक स्टैट्यूटरी क्रिएटेड। अब जैसे स्टैट्यूटरी का लो गुडविल एक्सेप्शन में लिख रखा है सेक्शन 27 की बेरक में कि जब सेल ऑफ गुडविल हो जाती है, जब एक आदमी दूसरे को अपना बिजनेस का नाम भेज देता है, तो a sale of goodwill and agreement by a person not to carry on a similar business is valid. हमारे यहाँ नौकरी छोड़कर आप अगले 3-3 किलोमीटर तक सेम काम नहीं करोगे, ये वैलिड है। पूरा चंडीगढ़ 10 किलोमीटर का है, ठीक है, और कहते हैं 20 किलोमीटर तक काम नहीं करना, ये इनवैलिड है। क्लियर? Restrictions are within the specified local limits. The restrictions are for period so long as the buyer carries on a similar business. ये तभी तक चलेगी जब तक राइवल बिजनेस करेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है?
ताकि बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हो सके, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द बायर ऑफ गुडविल एंड नॉट टू प्रिवेंट कंपटीशन। ठीक है, फिर अब एरिया और पीरियड, कितने एरिया का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, रेस्ट्रिक्शंस का, कितने टाइम का, ऐसा कोई रूल नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस से पता चलेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्डनफेल्ट केस। बंदूक बनाने वाला एक आदमी था, नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्युनिशन कंपनी लिमिटेड। एक आदमी था जिसका नाम था नॉर्डनफेल्ट, 55 इयर्स ऑफ एज का था। वो इन्वेंटर भी था और मैन्युफैक्चरर भी था बंदूक का, गन्स का, बारूद का, एम्युनिशन का। ठीक है, ओके। और उसने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 25 साल तक वो कोई बंदूक ना बनाएगा, ना बनाएगा ना बेचेगा। क्लियर। और जब भी कोई वर्ल्ड वॉर लगती थी तो सभी देश इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की बंदूक खरीदने आते थे। ठीक है। और दूसरा एक और वादा किया इसने, यानी कि डॉक्टर, क्या नाम था इसका, सॉरी डॉक्टर नॉर्डनफेल्ट, बंदूक बनाने वाला नॉर्डनफेल्ट। तो इसने कहा, आई विल नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस कंपीटिंग और लाइबल टू compete in any way with the business for the time being carried on by the company। कंपनी का इस टाइम जो बिजनेस है वही बिजनेस या उनका राइवल कोई वैसा बिजनेस कर रहा है उसको ज्वाइन नहीं करेगा। इन एनी बिजनेस कंपीटिंग और लाइबल टू compete। ठीक है। तो 2 से 4 साल नॉर्डनफेल्ट खाली बैठा रहा, मगर फिर उसने एक राइवल कंपनी कैनेडियन फर्म को ज्वाइन कर लिया एज एडवाइजर बन गया उसका बस। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि जो ये 25 साल वाली बात है, पहले उस पर क्या बोला, it was held that first part of agreement was valid but the second part was considered to be unreasonable and void। कहते हैं कि 25 साल तक काम नहीं करे ये वैलिड है। वैसे 25 साल बहुत ज्यादा लग रहा है, पर वर्ल्ड वार कौन सी बार बार होती है। अब देखो ना, कब हुई थी लास्ट वर्ल्ड वार, बताओ वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी। 1984। नो, कब हुई थी सेकंड, कम ऑन, कौन बताएगा, सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 90 फर्स्ट तो थी 14 to 1918। सेकंड कब हुई थी। 1914 to 1917 में भी। नो 1939 से 1945। क्लियर। अभी थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी चल रही है आजकल। ओके, और आगे चलते हैं। तो वर्ल्ड वार देखो कितने टाइम के बाद होती है, 18 के बाद 39 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 31 इयर्स तक कोई लड़ाई नहीं हुई। और फिर 1945 से लेकर अब 2020 ग्राउंड बनने शुरू हुए हैं, यानी कि 70-80 साल तक कोई भी जंग नहीं हुई। ये कोई छोटी मोटी बात है, तो इसलिए 25 साल की रेस्ट्रिक्शंस वैलिड है। ठीक है। पीरियड ऑफ 25 years एंड रेस्ट्रिक्शन एज टू द होल ऑफ द वर्ल्ड वर हेल्ड। वो पूरी दुनिया में ये काम नहीं करेगा, क्यों, वैसे भी इसकी मार्केट इंटरनेशनल है, बंदूकें और देशों से आती है। ठीक है। और फिर ये था स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। इंग्लैंड कहता है कोई भी रीजनेबल एक्सेप्शन लगे तो वैलिड है। फिर पार्टनरशिप में भी ये लिखा हुआ है। क्लियर। फिर जुडिशरी ने भी कई एग्जांपल्स दिए हैं जो हम अगले सेशन में करेंगे। आज का सेशन यही खत्म करेंगे, कल हम यहां से शुरू करेंगे जुडिशरी ने कौन से एक्सेप्शंस दिए, और कल इस टॉपिक को दोबारा कराऊंगा ट्रेड को कुछ और लाइव एग्जांपल्स के साथ। ठीक है जी, ओके। आज इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी।